नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के मतदान के जो परिणाम हैं वो कल आ गए और ऐसे में कल परिणाम आने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में सियासी हलचल मचती हुई देखी गई। जहां शुरुआती दौर से वोटों की गिनती के दौरान समाजवादी पार्टी ज्यादातर सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मीरापुर विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरी आरएलडी का पलड़ा भी हल्का नजर आ रहा था। और ऐसे में देखा जा रहा था अखिलेश यादव का दबदबा शुरुआती दौर से कायम था। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी पर हावी होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही शाम 5 बजे के बाद सटीक नतीजे आते हैं, सटीक परिणाम निकलकर सामने आते हैं, तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता हुआ नजर आता है, जिसके चलते मीरापुर विधानसभा सीट पर जयंत चौधरी की प्रत्याशी जीतती हुई नजर आती हैं, यानी कि आरएलडी मीरापुर विधानसभा सीट पर अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है। और बात की जाए अगर सीसामऊ विधानसभा सीट की, तो सीसामऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीत दर्ज करती हुई नजर आती हैं। वहीं अगर बात कर लें यहाँ पर करहल की, तो करहल की विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट रही जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में, सुर्खियों में बनी रही। लगातार करहल की विधानसभा सीट को लेकर सियासी घमासान मचता हुआ देखा गया। अनुजेश प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जो ये लड़ाई चलती रही, उसके बीच कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां हमलावर होती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक सियासी जुबानबाजी यहां पर देखी गई। और ऐसे में जुबानी जंग के चलते करहल की विधानसभा सीट पर शुरुआती दौर से, शुरुआती रुझानों से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दिया, यानी कि अनुजेश यादव के मुकाबले तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा हावी होते हुए नजर आए। और ऐसे में करहल विधानसभा सीट और सीसामऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया, यानी कि करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव की जीत सुनिश्चित होती हुई नजर आई। अब यहाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से दावे करती हुई नजर आई, उनके दावे फीके पड़ते हुए नजर आए? क्या समाजवादी पार्टी से कहीं चूक होती हुई नजर आई? क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जीत दर्ज करती हुई नजर आई, उसी प्रकार से जीत दर्ज करने के दावे समाजवादी पार्टी जिस तरह से कर रही थी, क्या उनके दावों में कहीं कमी रह गई? क्या अखिलेश यादव से कोई बड़ी चूक होती हुई यहां पर दिखाई दी? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव में 37 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने के बाद उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने का दावा करते हुए नजर आए। यहां तक कि वो अपनी सभी गढ़ वाली सीटों पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी अपनी गढ़ वाली सभी सीटों में से केवल करहल और सीसामऊ की सीट को ही बचा पाई। और ऐसे में इन दोनों ही विधानसभा सीट पर शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया। और जिस तरह से यहाँ समीकरण दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से यहाँ पर नतीजे निकल कर आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद जब पूरी तरह से खुलासा होता है, तो समाजवादी पार्टी खेमे को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी रही आरएलडी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। जहां 9 विधानसभा सीटों पर 2 समाजवादी पार्टी के खाते में आती हैं, एक सीट कहीं ना कहीं आरएलडी के खाते में मीरापुर की सीट आती है और अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है। लेकिन अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आई और शुरुआती दौर से ही एआईएमआईएम कहीं ना कहीं पिछड़ती रही। और ऐसे में तमाम सीटों से एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगता है और एक भी सीट एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी के खाते में नहीं जा पाती है। वहीं अगर बात कर ली जाए मायावती की, मायावती लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर यहां हार का सामना करती हुई नजर आई, लेकिन उपचुनाव में बड़ी बड़ी ताल यहां पर ठोकती हुई मायावती दिखाई दी। साथ ही आकाश आनंद भी काफी हमलावर रहे, लेकिन चुनावी अखाड़े में या यूं कहें कि चुनावी मैदान में मायावती और आकाश आनंद
उतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिए जितना विपक्षी दल यहाँ पर दिखाई दिया। बात कर लें योगी आदित्यनाथ की, केशव प्रसाद मौर्य की, ब्रजेश पाठक की, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की गई और उस जोर आजमाइश का यहां नतीजा उनके फेवर में आता हुआ नजर आया। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से अखिलेश यादव, डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव चुनावी मैदान में डटे रहे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ 2 सीटें जीतने के बाद इस जीत से संतोष करना पड़ा और ऐसे में अन्य सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी हार का सामना करती हुई नजर आई। लेकिन अगर बात यहाँ आजाद समाज पार्टी की कर ली जाए तो नगीना से जिस तरह से आजाद ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, उस प्रकार से कहीं ना कहीं आजाद उपचुनाव की रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे थे और उपचुनाव की रणनीतियां कहीं ना कहीं आजाद के लिए भी फीकी पड़ती हुई नजर आई। और जिस तरह से आजाद कई सीटों पर यहां देखा गया शुरुआती रुझानों में आगे चलते हुए नजर आए, या यूं कहें कि आजाद समाज पार्टी का पलड़ा जो है वो लगभग अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले भारी होता हुआ नजर आया। कहीं दूसरे स्थान पर तो कहीं तीसरे स्थान पर आजाद समाज पार्टी शुरुआती रुझानों में दिखाई दी, लेकिन जब चुनावी नतीजे यहाँ सटीक निकल कर आते हैं तो उन सटीक नतीजों में आजाद समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन उपचुनाव की एक भी सीट से जीत दर्ज करती हुई नहीं नजर आती है और ऐसे में हार का सामना आजाद को भी करना पड़ता है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से ओवैसी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण आजाद, मायावती मैदान में डटे तो रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी ऐसी रह गई जिसके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी मुकाबला पूरी तरह से नहीं हुआ है। देखा जाए तो ये तो महज उपचुनाव था, ये तो 9 सीटों का समीकरण था जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ पूरी तरह से नजर आया। और ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह से दावे करती हुई नजर आ रही थी, समाजवादी पार्टी बड़ी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही थी, तो अपने गढ़ वाली सीटों पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और महज 2 सीटों पर सीसामऊ और करहल की विधानसभा सीट पर ही समाजवादी पार्टी अपनी जीत का परचम लहरा पाई। लेकिन जिस तरह से अब सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें कहीं ना कहीं चुनावी परिणामों के बाद सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। अब 2027 के अंदर किस तरह के यहाँ समीकरण बनेंगे, क्योंकि उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी रही आरएलडी भी अपनी एक सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई। यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया और एनडीए गठबंधन का पलड़ा काफी भारी नजर आया। तो क्या अब विधानसभा चुनाव 2027 में एनडीए और इंडिया की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है? क्या आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे? क्या मायावती भी यहाँ गठबंधन का सहारा लेंगी? क्योंकि मायावती लोकसभा चुनाव में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में अकेले के दम पर ताल ठोकते हुए नजर आई। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हाथ नहीं लगती है, उपचुनाव की तैयारियों में जुटती हैं। उपचुनाव में भी मायावती को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है और एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं जाती है। तो अब स्थिति यही है कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्या किसी गठबंधन का रुख करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ दोनों ही पार्टियों की करारी हार हुई है। आजाद तो अभी फिलहाल ज्यादा समय नहीं हुआ है उनको राजनीतिक मैदान में उतरने में, लेकिन जिस तरह से आजाद की यहाँ पर हार हुई है तो क्या वो भी यहाँ गठबंधन का सहारा लेंगे, या फिर जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आए हैं उसके माध्यम से आजाद और मायावती की जोड़ी इन विधानसभा चुनाव 2027 के अंदर एक साथ देखी जाएगी और एक साथ दोनों चुनावी मैदान में उतरकर विपक्षी दलों के खिलाफ रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।